हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे मोड में चल रही होगी। देखिए एमपीपीजीसीएल जो रिक्रूटमेंट आई हुई है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सीरीज़ में आज हमारा ये चौथा एपिसोड है। ठीक है, 3 एपिसोड ऑलरेडी हम लोग डन कर चुके हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो। 2018 का ये पेपर है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चौथा। तो अब तक टोटल हम लोग 45 क्वेश्चन कर लिए थे। यहाँ से हम लोग 46 क्वेश्चन से देखने वाले हैं, जो कि ये है कि a प्लस ए बार बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इज स्टेटेड एज पर। यहाँ पे एक बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है और हमको बताना है कि ये कौन सा लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है या एब्जॉर्प्टिव लॉ है। तो देखिए जितने भी लॉ हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बुलियन एक्सप्रेशन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं और इससे 1 या 2 नंबर आपके पक्के होने ही होने हैं, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार मैं कहूँगा कि जितने भी लॉ हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं इसके जितने भी लॉ हैं वो आपको मैं एक पेज पर पीछे दे रहा हूँ। जैसे आपको आइडेंटिटी लॉ है, आइडेंटिटी लॉ होता है a प्लस 0 इज इक्वल्स टू ए। ये सब तो छोटे छोटे हैं। a डॉट 1 इज इक्वल्स टू ए, मतलब अगर हम और के साथ देखें और एंड के साथ देखें तो जो आइडेंटिटी लॉ है ये कहती है कि अगर एक जगह पे अगर हम लोग 1 करते हैं तो यहाँ पे 1 आता है, 0 करते हैं तो यहाँ पे 0 आएगा और के साथ। और वैसे ही सेम एंड के साथ भी हम लोग देख सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। ऐसे ही एक आइडेम्पोटेंट लॉ होता है कि a प्लस ए इज इक्वल्स टू ए आएगा। ये तो सिंपल है, इसको आप सिंपली 0 और 1 रख के देख भी सकते हो। ठीक है, बट अब यहाँ पे यदि हम लोग बात करें कम्यूटेटिव लॉ की, तो ये होता है कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू हम लोग b प्लस ए लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अगर इसका ऑर्डर हम लोग चेंज कर दें तो दोनों के दोनों सेम रिजल्ट देंगे। और वहीं पे यदि इसको हम डॉट के साथ भी देख लें तो भी सेम, b डॉट ए अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के दोनों सेम रिजल्ट देंगे। तो ये तो हमारा हो गया कम्यूटेटिव लॉ। सिमिलरली एसोसिएटिव लॉ भी कुछ ऐसा ही होता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम लोग ऐसे लिख दें a प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, तो ये तीनों के तीनों सेम हैं और सेम रिजल्ट। यहाँ पे अगर डॉट डॉट और डॉट हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों के तीनों रिजल्ट सेम होंगे, राइट। तो ये होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जैसे a यहाँ पर है, यहाँ पे और b डॉट सी, इट मीन्स कि a के साथ ये b और हो जाएगा और ये a के साथ c भी और हो जाएगा, मतलब a दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी मीन्स इसका और हो गया यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पे एंड है तो एंड, उसके बाद a का c के साथ भी क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ऐसे ही सिमिलरली हमारा होता है एब्जॉर्प्टिव लॉ। उसमें क्या होता है कि यहाँ पर a प्लस a डॉट b है, तो ये हमारा बन जाता है a, मीन्स यहाँ से b एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट। कैसे हो जाता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं a, सिंपली a और ऐसे 1 लिख सकते हैं डॉट 1 करके, प्लस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी, तो पहले से ही है, ऐसा हमने लिख दिया। अब यहाँ से अगर हम लोग a को कॉमन रख लें तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस बी। अब 1 के साथ किसी को भी आप अगर करते हो और, तो हमेशा क्या देगा, 1 ही देगा। तो इस तरीके से हो जाएगा a डॉट 1 और ये लास्ट रिजल्ट हमारा a आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया एब्जॉर्प्टिव लॉ। तो इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन पूछा है वो यहाँ पर a प्लस ए बार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी है। इसको पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हुआ कैसे है। a प्लस ए बार बी अगर हमको लिखना है तो यहाँ पर हम लोग a लिख लेते हैं और यहाँ पर b है तो हम लोग 1 प्लस बी कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 के साथ अगर हम लोग b करते हैं तो 1 ही रिजल्ट आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं ऐसा। और ये जो है a बार बी उसको लिख लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। a के साथ 1 एंड हो जाएगा तो a ही आ जाएगा, और इसके साथ एंड हो जाएगा तो a b हो जाएगा और प्लस a बार b हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि a प्लस यहाँ से b को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो a प्लस a बार हो जाएगा। ठीक है, अब a प्लस a बार हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो अब हमारा सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस ए बी 1 के साथ एंड हो जाएगा तो ये b हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये हमारा a प्लस बी आ जाएगा। यहाँ से a बार को ये क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये हमारा क्या है, एब्जॉर्प्टिव लॉ है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जितने भी लॉ है इसके, मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये छोटे छोटे से लेकर के बड़े बड़े जितने हैं। उसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ होता है जिसमें a डॉट b पे अगर बार है तो ये a पे बार हो जाता है और एंड की जगह पे क्या हो जाता है, r हो जाता है और ये b बार हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए जितने भी लॉ हैं, जिससे कि आप बुलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर पाओ। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 47 नंबर का, हाउ मेनी जेके फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड टू अचीव अ फ्रीक्वेंसी डिवीजन ऑफ 8। यहाँ पर हमको नंबर ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, देखिए जो नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं, एक्चुअली जो नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं
वो हमारा होता है 2 टू द पावर n, जहाँ पे जो n होता है वो हमारा होता है JK फ्लिप फ्लॉप। ये देखिए बस रिवीजन पर्पज से है कि आपको अगर भूल गया हो, काफ़ी सारे लोगों को पता होगा तो याद आ जाए बस, ठीक है। मुझे पता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा ये सब चीज़ें। तो जहाँ पे n क्या होता है हमारा नंबर ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप होता है, ठीक है, नंबर ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेट्स ये क्या होता है, ये हमारा गिवन है यहाँ पर कि 8 है, राइट। तो 8 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n हो जाएगा। तो यहाँ से n इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा 3, मतलब नंबर ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप्स कितने यहाँ पर यूज होंगे 3, राइट। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, तो 48 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी यील्डेड आफ्टर सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन। अगेन देखिए हमारा बुलियन एक्सप्रेशन से क्वेश्चन आ गया, जिसमें हमको क्या पूछा गया है, y इज इक्वल्स टू यहाँ पे दिया गया है कुछ और बताना है कि इसको सिंप्लीफाई करके बताइए कितना आएगा। तो देखिए पहले ही हमको दिख रहा है कि इस पे पूरे पर बार है, तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, डिमॉर्गन प्रिंसिपल से पहले तोड़ लेते हैं। तो यहीं से हम लोग सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। बार का मतलब कि यहाँ पर जहाँ जहाँ प्लस है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका डॉट आ जाएगा, और जितना भी यहाँ ब्रैकेट में इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस बी बार है प्लस c ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट में उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं हम लोग, और यहाँ प्लस की जगह पे डॉट हो जाएगा, और ये b प्लस c बार है ब्रैकेट में, तो इसके ऊपर भी एक बार आ जाएगा, राइट। अगेन देखिए होल के ऊपर हमारा क्या है, बार है, तो फिर से हम लोग इसको डिमॉर्गन प्रिंसिपल से तोड़ देते हैं। तो अब क्या होगा कि जहाँ जहाँ पे r है मतलब प्लस है, वहाँ वहाँ डॉट हो जाएगा, और बाकी हर एक नंबर पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर बार लग जाएगा। तो यहाँ पर a के ऊपर बार आ जाएगा, a के ऊपर, उसके बाद प्लस की जगह पे डॉट, b बार है तो b बार पे बार हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो बार ही केवल बचेगा, और ऐसे यहाँ पे प्लस की जगह पे डॉट, c के ऊपर भी बार आ जाएगा। यहाँ पे पहले से ही बार था तो बार के ऊपर बार कैंसिल हो जाता है। अब ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, एंड है तो एंड, यहाँ भी होल के ऊपर बार है, तो अगेन डिमॉर्गन प्रिंसिपल, b पे बार हो जाएगा, प्लस की जगह पे डॉट हो जाएगा, c बार का बार से बार कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हम देख सकते हैं बस इसको हमको रीअरेंज कर देना है, जैसा कि हमने देखा था कम्यूटेटिव लॉ में कि यहाँ पर a बार है और डॉट, यहाँ पे b और b बार को एक साथ कर लेते हैं हम लोग, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही c और c बार को एक साथ कर लेते हैं जी। तो अब देख सकते हो आप कि b डॉट b बार ये हमारा 0 होता है, और ये भी 0 होता है, और ये a बार है। तो अब किसी के साथ अगर 0 को हम एंड करते हैं तो वो 0 हो जाता है ओवरऑल। तो यहाँ से हमारा ये y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब तक 3 क्वेश्चन आ चुके हैं बुलियन एक्सप्रेशन से केवल सिंप्लीफाई करने के लिए। तो आपको जितने भी लॉ है वो पता होना चाहिए, मैंने आपको भी पीछे दिखाया, राइट। तो बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर का, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटी विल द डिमांड फैक्टर बी 0.5। देखिए अब ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या कर सकते हैं, सिंपली याद करने के अलावा अब इसमें पूछ दिया है कि डिमांड फैक्टर किसके लिए 0.5 है, मतलब फिक्स कर दिया, जबकि डिमांड फैक्टर तो हमारा वेरी होता रहता है अकॉर्डिंग टू लोड। होता क्या एक्चुअली, देखिए डिमांड फैक्टर, ये आपको पता होगा कि जो डिमांड फैक्टर होता है वो हमारा होता है मैक्सिमम लोड या मैक्सिमम डिमांड, आप जो भी कह लो, मैक्सिमम लोड डिवाइडेड बाय टोटल कनेक्टेड लोड। तो अब देखिए जो टोटल कनेक्टेड लोड होता है और जो मैक्सिमम डिमांड होता है, अगर हम बात करें यहाँ पर कि आपका कुछ ऐसे दिन का लोड और डिमांड गया हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम मान लें 70 मैक्सिमम है, 70 अभी सिंपली किलोवाट में ले लो आप, राइट, मेगावाट में होता है तो कुछ भी मेगावाट या किलोवाट में ले लो। यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ पर 40 हो गया, ऐसे 50 हो गया, 40 30। तो अगर आप जितने भी टोटल कनेक्टेड लोड हैं और जो मैक्सिमम डिमांड है 70, इनको यदि आप जोड़ देते हो, राइट, ऐसे जो भी है 60 40 किलोवाट, तो ऑब्वियसली ये जो नीचे वाला है वो आपका अधिक आएगा ऊपर वाले से। तो इसका मतलब कि जो डिमांड फैक्टर है वो आपका लेस देन 1 होगा, ये तो आपको पता है, बट कितना होगा वो डिपेंड करता है, वेरी करेगा। बट यहाँ पर किसके लिए 0.5 होता है, तो ये होता है इसका जो फोर्थ ऑप्शन है, रेसिडेंशियल लोड ओवर 1 किलोवाट, राइट। तो आपको यहाँ पर ये तो क्वेश्चन पूछ चुका है तो पूछेगा नहीं, बट यदि आपसे पूछे कि यहाँ पे जो मोटर लोड है फॉर लेस देन 10 हॉर्स पावर, इसके लिए जो डिमांड फैक्टर है वो कितना होगा, तो वो होगा आपका 0.75। वहीं अगर रेसिडेंशियल लोड लेस देन 25 फॉर 0.25 किलोवाट, इसके लिए जो आपका डिमांड फैक्टर होगा वो कितना होगा, तो इसके लिए आपका सिंपली लेस देन 0.5 हो जाएगा जो डिमांड फैक्टर है। और कमर्शियल लोड है लाइक रेस्टोरेंट, इसके लिए जो आपका डिमांड फैक्टर है वो आपका 0.7 होता है, और रेसिडेंशियल लोड ओवर 1 किलोवाट के लिए 0.5 होगा, राइट। तो इसको बस सिंपली आप याद कर लो और इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट इज मोस्ट इफिशियंट बट हैज़ हाई इनिशियल कास्ट। तो यहाँ पर देखिए हमको मोस्ट इफिशियंट और हाई इनिशियल कास्ट की बात करी गई है। तो सबसे अच्छा जो पावर प्लांट होता है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है। हालांकि अगर बरसात नहीं होगा तो जो बिजली का उत्पादन है वो कम होगा, बट फिर भी अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा मैं तो मानता हूँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। एकदम स्मूथ यहाँ पर रनिंग जो इसकी होती है
पावर प्लांट की काफ़ी अच्छे से चलता है और इसमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो कह सकते हैं इसमें ये जो इसकी इफिशियंसी होती है 85% होती है, राइट। और यदि हम लोग बात करें यहाँ पर इनिशियल कास्ट और यहाँ पर रनिंग कास्ट की, तो जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसकी इनिशियल कास्ट तो काफ़ी हाई होती है, क्योंकि आप पावर प्लांट तो बना लोगे जितना भी खर्चा आएगा, ठीक है, बट इसका डैम भी तो बनाना पड़ता है ना। तो इसमें तो काफ़ी हाई जो इसका इनिशियल कास्ट होता है वो हाई होता है। रनिंग कास्ट लो होता है, सबसे कम होता है, क्योंकि फ्यूल के तौर पे आपको पानी बरसात से मिल जाता है। इवन आप उस पानी को जब टरबाइन पे गिरने के बाद बाहर चला जाता है तो उसको भी आप जाकर के बाहर सिंचाई वगैरह के लिए इसको यूज कर लिया जाता है गाँव में भेज करके, राइट। तो काफ़ी कम होता है इसका जो रनिंग कास्ट है। और वहीं यदि हम लोग बात करें अब डीजल पावर प्लांट की, तो डीजल पावर प्लांट की जो इनिशियल कास्ट होती है वो तो लो होती है, बट जो रनिंग कास्ट होती है वो हाई होती है, बिकॉज जो डीजल होता है वो काफ़ी महंगा है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर इसका जो इनिशियल कास्ट होता है वो काफ़ी हाई होता है, बिकॉज ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है इसका कंस्ट्रक्शन तो ठीक है, जितना पैसा लगता है इसके मेंटेनेंस में हमको देखना पड़ता है, काफ़ी खर्चा होता है। यहाँ पे जो आप वर्कर लगाओगे, जो भी आप इंजीनियर्स लगाओगे, वो काफ़ी हाईली स्किल्ड होने चाहिए और ज़रा सी भी कहीं पे कोई लीकेज वगैरह नहीं होनी चाहिए। इस वजह से इसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तो इसमें काफ़ी खर्च आते हैं। इस वजह से कह सकते हैं कि इनिशियल कास्ट जो होता है वो काफ़ी हाई होता है। ज़रा सी भी गड़बड़ी हुई तो यहाँ पे ब्लास्ट होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो इनिशियल कास्ट हाई हो गया, जो रनिंग कास्ट है वो लो होता है, बट अगेन हाइड्रो पावर प्लांट के कंपेरिजन में अधिक होता है, ठीक है। तो ये रहा न्यूक्लियर पावर प्लांट। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें स्टीम पावर प्लांट की या फिर थर्मल पावर प्लांट की, तो यहाँ पे जो इसकी इनिशियल कास्ट होती है स्टीम पावर प्लांट की वो लो होती है, बट जो रनिंग कास्ट होती है वो काफ़ी हाई होती है, बिकॉज यहाँ पे भी हमको कोयला को पहले ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करने के बाद भी पाउडर बनाना पड़ता है, उसके बाद इसको पावर प्लांट में ले जा करके बॉयलर वगैरह में देने के बाद कई जगह से पास कराना पड़ता है। तो एक तो वैसे भी कोयला काफ़ी महंगा है, राइट। तो कह सकते हैं यहाँ पे जो इनिशियल कास्ट है वो भी अगर उसको हम लोग ऐड करें तो हो जाएगा, हाई हो जाएगा, बट आपको जो दिया गया है वो लो होता है, राइट, अभी तक जो पूछता आया है। और रनिंग कास्ट की यदि हम लोग बात करें तो वो हाई होती है, ठीक, हाई होती है, क्योंकि हमेशा इसमें हमको कोयले की ज़रूरत पड़ती है, जो कि काफ़ी महंगा होता है, तो धीरे धीरे कोयला खत्म भी हो रहा है, तो रनिंग कास्ट इसकी हाई होती है, राइट। जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ये अब तक जो एग्जाम में पूछे गए जो आंसर दिए गए हैं वही आंसर्स हैं, तो आप इसको फॉलो करिए। और स्टीम पावर प्लांट की अगर एफिशिएंसी की बात करें तो केवल 25% होती है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो ये वेरी करता रहता है, क्योंकि कभी ये ऑन होता है तो कभी बंद होता है, तो 25 से 85 के बीच में ये होता है। और वहीं डीजल पावर प्लांट की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी भी बहुत कम होती है, 30% के अराउंड होती है, राइट, लेकिन डीजल पावर प्लांट का उतना यूज करते नहीं हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एफिशिएंसी, इनिशियल कास्ट और रनिंग कास्ट, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर का, एन अल्टरनेटर इज सप्लाइंग अ लोड ऑफ 200 किलोवाट एट 0.5 लैगिंग, इफ पावर फैक्टर इज रेज्ड टू यूनिटी, हाउ मेनी मोर किलोवाट कैन अल्टरनेटर सप्लाई फॉर द सेम केवीए लोडिंग। तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको अल्टरनेटर इज सप्लाइंग लोड ऑफ 200 किलोवाट ऐसा बोल दिया है, 200 किलोवाट, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू एट 0.5 लैगिंग, दिस मीन्स हमको VRMS, देखिए VRMS IRMS इंटू cos फाई यही होता है। तो VRMS IRMS तो हमको नहीं पता है, बट cos फाई यहाँ पे पता है 0.5, तो इस पर हमको ये चीज़ मिल रही है 200 इंटू 10⁻³ वाट, राइट। तो अगर इसकी केवीए रेटिंग की बात करें तो ये रही केवीए रेटिंग, VRMS IRMS इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 10⁻³, राइट। दिस मीन्स ये 0.5 है 1/2, दैट मीन्स 400 केवीए हो जाएगा ये। तो केवीए रेटिंग इसकी 400 है। सो कह रहा है फॉर द सेम केवीए लोडिंग, अब हमको बताना है कि ये कितना और किलोवाट सप्लाई करेगा, कब, जब पावर फैक्टर को हम यूनिटी तक बढ़ा दें। तो केवीए रेटिंग को हम यहीं रखते हैं, VRMS IRMS की जगह पे 400 इंटू cos फाई की जगह पे यूनिटी कर देते हैं, दैट मीन्स 1 इज इक्वल्स टू, अब कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका पावर 400 किलोवाट, दैट मीन्स अभी तक 200 किलोवाट कर रहा था अब ये 400 किलोवाट करेगा, दैट मीन्स 200 किलोवाट और अधिक कर रहा है, राइट। यहाँ पे ये ध्यान देना कि 200 किलोवाट और अधिक कर रहा है, क्योंकि पूछा है हाउ मेनी मोर किलोवाट, तो आप कहीं ऐसा ना कर दे कि 400 किलोवाट आ रहा है तो 400 को आंसर मार दे, तो 200 किलोवाट और अधिक ये क्या करेगा, सप्लाई करेगा। सो फर्स्ट आंसर, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेस्टर इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोटेक्टर ट्यूब। तो प्रोटेक्टर ट्यूब किसको बोलते हैं, कौन से इसमें से अरेस्टर को। तो देखिए जो अरेस्टर्स होते हैं पहले वो क्या होते हैं, जैसे कि क्या होता है, आपने देखा होगा कि कहीं किसी के घर के ऊपर आपने देखा होगा कि क्या लगा होता है, एक त्रिशूल टाइप से लगा होता है, ठीक है, नुकीला सा या फिर कुछ भी नुकीला सा लगा होता है, या फिर कोई त्रिशूल टाइप से लगा देता है। तो ये केवल ऐसे ही नहीं लगाते हैं लोग कि नहीं त्रिशूल लगा दिए तो कोई भक्त है शिव जी का या फिर ऐसे। इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि यहाँ पे जो नुकीला पार्ट होता है उससे ये जो रॉड आई होती है लोहे की जो भी होती है
उससे एक वायर कनेक्टेड होता है और वो जाकर के ग्राउंड में होता है। आप में से काफ़ी सारे लोग जानते भी होंगे। अब इसमें होता क्या है कि जब भी कोई लाइटनिंग होती है, जैसे बिजली चमकती है, तो बिजली गिरती है और वो सिंपली कहाँ पे गिरती है, जहाँ पे इसको शार्प पॉइंट दिखता है वो वहीं पे गिरना पसंद करती है। ये एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट जो 1D ग्राफ जनरेटर का प्रिंसिपल है उसके हिसाब से है। और क्या होता है फिर, ये जो बिजली यहाँ पे गिरती है तो इतने हाई अमाउंट ऑफ करंट को ये क्या कर लेती है, यहाँ पे ग्राउंड इसको सक कर लेती है। तो इससे जो घर होता है वो बच जाता है, मतलब घर के आसपास, घर पे अगर कहीं बिजली गिरे तो वो घर पे ना गिर करके यहाँ पे गिरती है, शार्प पॉइंट पे। ठीक है, तो ये इसके पीछे का रीज़न है। तो ऐसे ही जो एरेस्टर्स होते हैं यहाँ पे पावर प्लांट में लगाए जाते हैं, जिससे कि क्या हो, अगर कोई भी लाइटनिंग होती है तो उससे ये क्या कर सके, जो भी वहाँ पे लगाए गए हैं ट्रांसफार्मर्स वगैरह हैं, ठीक है, सर्किट ब्रेकर्स वगैरह, तो उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो इनमें से हमको पूछा गया है कि किसको हम लोग प्रोटेक्टर ट्यूब बोलते हैं। तो आपके सामने जो ऑप्शन है, मल्टी गैप एरेस्टर, एक्सप्लोजन टाइप लाइटनिंग एरेस्टर, या फिर वॉल्व टाइप लाइटनिंग एरेस्टर, या फिर हार्न गैप एरेस्टर। तो यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं एक्सप्लोजन टाइप लाइटनिंग एरेस्टर, जिसको हम लोग प्रोटेक्टर ट्यूब टाइप बोलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग एक बार डिटेल में देखना होगा तो देख लीजिए, अदरवाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका एक्सप्लोजन टाइप अल्टरनेटर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर ट्यूब, राइट। एक सेकेंड, हाँ, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर ट्यूब। और बाकी आपका ये रहा वॉल्व टाइप एरेस्टर, और यहाँ पर आपका ये हॉर्न गैप एरेस्टर है, यहाँ पर आपका मल्टी गैप एरेस्टर है। सारे एरेस्टर का सेम काम है कि इसको लाइटनिंग वगैरह से प्रोटेक्ट करना। इसके अलग अलग प्रिंसिपल हैं, आप इनको अच्छा हो तो एक बार देख सकते हो। अब यहाँ पे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 53 नंबर का, इफ़ अ पावर ट्रांसफार्मर हैज़ स्टार कनेक्टेड प्राइमरी एंड डेल्टा कनेक्टेड सेकेंडरी, देन करंट ट्रांसफार्मर कनेक्शन ऑन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड शुड बी। तो अगेन ये क्वेश्चन जो है काफ़ी, मतलब आप लोगों को पहली बार देखने को मिल रहा होगा। इफ अ पावर ट्रांसफार्मर हैज स्टार कनेक्टेड प्राइमरी एंड डेल्टा कनेक्टेड सेकेंडरी, देन करंट ट्रांसफार्मर कनेक्शन ऑन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड शुड बी। तो इसका क्या होगा यहाँ पर, अगर करंट ट्रांसफार्मर कनेक्शन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड शुड बी, यहाँ पे हमसे पूछा गया है पावर ट्रांसफार्मर हैज स्टार कनेक्टेड प्राइमरी एंड डेल्टा कनेक्टेड सेकेंडरी, मींस स्टार कनेक्टेड प्राइमरी है और डेल्टा कनेक्टेड सेकेंडरी है। तो करंट ट्रांसफार्मर पर जो कनेक्शन होगा उसके प्राइमरी और सेकेंडरी साइड पर क्या होगा। तो पहली बात तो अगर मैं बात करूं, अगर स्टार और स्टार कनेक्शन होता है पावर ट्रांसफार्मर पर, तो जो करंट ट्रांसफार्मर है उसके प्राइमरी और सेकेंडरी पर डेल्टा और डेल्टा होगा रिस्पेक्टिवली, राइट। और वहीं पे यदि हम बात करें, अगर ये स्टार और डेल्टा है तो यहाँ पर क्या होगा, आपका डेल्टा और स्टार हो जाएगा। और अगर यहाँ पर डेल्टा स्टार है तो यहाँ पर स्टार और डेल्टा हो जाएगा। ये करंट ट्रांसफार्मर की बात चल रही है। और वहीं पर यदि ये डेल्टा डेल्टा है तो ये स्टार और स्टार हो जाएगा, राइट। तो ये इसके क्या हैं, रिजल्ट्स हैं। तो इनमें हमसे पूछा था, अगर प्राइमरी जो हमारा है स्टार कनेक्टेड है और सेकेंडरी डेल्टा कनेक्टेड है, प्राइमरी स्टार और सेकेंडरी डेल्टा कनेक्टेड है यदि, तो जो करंट ट्रांसफार्मर है उसका प्राइमरी डेल्टा कनेक्टेड हो जाएगा और सेकेंडरी जो है वो स्टार कनेक्टेड हो जाएगा, राइट। तो प्राइमरी डेल्टा और सेकेंडरी स्टार कनेक्टेड रिस्पेक्टिवली। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 54 नंबर का, व्हाट इज द मैक्सिमम इकोनॉमिकल वोल्टेज रेंज फॉर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो देखिए, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के लिए मैक्सिमम इकोनॉमिकल वोल्टेज की बात कर रहा है। तो पहली बात तो ये है कि इसकी रेंज क्या होती है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की। कई जगह पे कई सारी चीज़ें दिखाई दी जाती हैं, बट जो इसका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का रेंज होता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का, वो 22 kV से 66 kV के बीच होता है। आपको यही एग्जाम में लिखना है, बट यहाँ पे मैक्सिमम इकोनॉमिकल बोल रहा है तो ये 36 kV हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे पूछता तो 25 भी उसमें शामिल हो जाता। और यदि अगर हम बात करें अब इससे ऊपर 132 kV के लिए, तो उसके लिए आपको कौन सा यूज करना होगा, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, राइट। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट जो सर्किट ब्रेकर होता है उसकी रेंज होती है अप टू 132 kV। और वहीं यदि अगर हम लोग बात करें उससे भी ऊपर अगर हम लोग जाएँ 220 kV के लिए, तो आपका हो जाएगा ऑयल सर्किट ब्रेकर, राइट। ऑयल सर्किट ब्रेकर, तो ये आपका होता है 220 kV। और उससे भी ऊपर 765 kV के लिए यदि हम लोग बात करें तो आपको पता होगा, इसके लिए हम लोग SF6 सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं। और इससे भी लो यदि अगर हम लोग बात करें 11 kV तक, तो एयर सर्किट ब्रेकर, राइट, एयर सर्किट ब्रेकर। तो आपको ये चीज़ें बस पता होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई एक आपसे पूछ सकता है पावर सिस्टम में, राइट। तो बट यहाँ पे मैक्सिमम इकोनॉमिकल पूछा था, किस पे इकोनॉमिकल होगा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के लिए, कौन सा रेंज। तो यहाँ पर 36 kV पर ये इकोनॉमिकल होगा, राइट। तो 54 का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नेटवर्क थ्योरी से है, 55 नंबर का क्वेश्चन। द स्विच इन द सर्किट शोन बिलो हैज बीन क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट इज ओपन एट t = 0, डिटरमाइन dV/dt 0+। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ट्रांजिएंट से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है, काफ़ी इजी होता है। हालांकि जब भी आपको दो मिल जाए इंडक्टर और कैपेसिटर, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज आप इसमें लैप्लास लगा सकते हो, बट मैं बिना लैप्लास के यहाँ पे बताने वाला हूँ। बाकी कोई इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें शुरुआत की, तो द स्विच इन द सर्किट शोन बिलो हैज़ बीन क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। पहले ये क्या था, क्लोज था।
टी इक्वल्स टू 0 पे ये क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, ठीक है, टी इक्वल्स टू 0 पे ये ओपन हो रहा है। तो जब ये क्लोज रहा होगा ऐसे, जब ये क्लोज रहा होगा तब क्या क्या कंडीशंस बनी होंगी। देखिए क्लोज रहा होगा तो ये करंट तो ऐसे घुमा ही होगा, यहाँ से भी गया होगा, लेकिन इसको क्या किया होगा, पूरा चार्ज करके इसको ओपन कर दिया होगा, ठीक है, ओपन कर दिया होगा। तो अगर ये ओपन हो गया तो इधर करंट जाना बंद हो गया होगा, इसका मतलब करंट इसी में से घूम रहा होगा और काफ़ी लंबे समय से था, हजारों करोड़ों सालों से पहले से, तो ये शॉर्ट हो गया होगा, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या ले दे करके, यहाँ पे 12 वोल्ट बचा, 4 ओम बचा और ये 2 ओम बचा। इससे आप यहाँ की करंट पता कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 दैट मीन्स 6। देखिए इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि स्टार्टिंग में तो वो करंट को फ्लो नहीं करने देगा अचानक से, बट कुछ देर बाद धीरे धीरे शॉर्ट की तरफ बिहेव कर लेगा। और ठीक उसका उल्टा होता है कैपेसिटर, स्टार्टिंग में तो करंट को पास होने देता है, बट जैसे ये पूरा चार्ज हो जाता है तो चार्ज होने के बाद ये ओपन हो जाता है, ओपन जैसा बिहेव करता है, मतलब कोई करंट को आने देता नहीं है, चार्ज होकर उसी पर ये क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर हमने करंट निकाला क्योंकि ये शॉर्ट हो गया था, ये ओपन हो गया था, तो करंट इसी इधर ही से फ्लो कर रहा था केवल ऐसे। तो 4 ओम और यहाँ पर 2 ओम इसको दिखाई दे रहे हैं रजिस्टर के तौर पे, तो 12 और 6 मिलकर के ये इसको 2 ओम बना लिए, और सॉरी 2 एम्पियर। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही थी स्टार्टिंग में, बट जब t इक्वल्स टू 0 पे ये क्या हुआ, ओपन हुआ, राइट। यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि t इक्वल्स टू 0 पे यदि ये ओपन हो जाता है, यहाँ पे ओपन हो जाता है, तो अब क्या होगा कि इधर से तो करंट आएगी नहीं, अब जो करंट यहाँ से फ्लो हो रही थी वो करंट अब इधर से फ्लो होना स्टार्ट कर देगी, राइट। ये हालांकि चार्ज हो गया है, राइट, फुली चार्ज हो गया है, बट हम बात कर रहे हैं एट दैट इंस्टेंट जब ये I0 माइनस पे थी करंट और जस्ट I0 प्लस की बात कर रहे हैं हम, राइट। तो अचानक से जब ये हमारा ओपन होगा तो करंट का जो फ्लो होगा वो यहाँ से इस साइड होना पसंद करेगी, राइट। तो I0 प्लस पे भी ये हमारा कितना होगा, 2 एम्पियर ही होगा। उसके बाद का जो भी होगा, क्योंकि I0 प्लस इंडक्टर के पास सेम होता है, राइट, जो I0 माइनस के पास होता है, और यहाँ पे जो वोल्टेज है यहाँ पे हम कह सकते हैं VC0 जो माइनस होता है सेम वहीं VC0 प्लस होता है। तो I0 प्लस पे ये करंट तो अभी चेंज नहीं होगा, इधर से जो अब इसके रास्ता नहीं बचा है तो इधर से ही जाएगी, I0 प्लस तक की केवल बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमको क्या पता है, वोल्टेज पता है VC0 प्लस का, राइट, हमको वोल्टेज पता है। तो वोल्टेज कितना है हमारा, यहाँ पे देखिए जो इंडक्टर के क्रॉस अगर हम करंट लिखने जाएँ तो IC0 प्लस इज इक्वल्स टू CD VC0 प्लस बाई dt, यहाँ VC0 प्लस ये होगा, और VC0 प्लस यहाँ पे हमको पूछा है ये चीज़, राइट, और C हमको पता है I0 प्लस पता है, I0 प्लस कितना है 2 एम्पियर। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं IC ये जो हमारा आएगा ओवरऑल ये कितना आ जाएगा, IC0 प्लस 2 है और बाई C कितना है यहाँ पे 0.1 फैरड, 0.1 फैरड। तो सिंपली अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये 20 वोल्ट पर सेकेंड। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, राइट, 20 वोल्ट पर सेकेंड्स। तो यहाँ पे ट्रांजिएंट के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि कब क्या चीज़ें होती हैं, इंडक्टर का क्या काम है और कैपेसिटर का क्या काम है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर का, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ L इक्विवेलेंट इन द सर्किट शोन बिलो। यहाँ पे L इक्विवेलेंट हमको बताना है, तो काफ़ी ईजी होता है, तो जैसे रजिस्टर होता है वैसे ही सॉल्व कर देते हैं। ये हमारे सीरीज़ में है, तो ये तीनों के तीनों कितना हो जाएगा 20 10 30 10 40 तो 42, ओके, तो 42 यहाँ पे हो गया, अभी कुछ मत लिखिए। और ये 7 इसके क्या है, पैरेलल में है, तो जैसे पैरेलल को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे 42 और 7 49 हो जाएगा, और ये 7 7 49 और ये 7 6 42। तो ये ओवरऑल ये सब रिड्यूस होकर कितने आ गए यहाँ पर 6 हेनरी, राइट, 6 हेनरी। अब ये 6 हेनरी 4 हेनरी एंड 8 हेनरी दीज आर ऑल इन सीरीज, सो 4 6 10 10 और 8 18, सो 18 हेनरी हमारा क्या हो जाएगा, L इक्विवेलेंट हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है ओपन से, इफ द इनपुट वोल्टेज Vi इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट, द आउटपुट वोल्टेज V0 इज। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ओपन का। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज हमको गिवन है कि 5 वोल्ट है और आउटपुट वोल्टेज हमको पता करना है। तो करते क्या हम लोग, यहाँ पे हमको पता है कि अगर ग्राउंड पे है 0 वोल्ट तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट हो गया, और अगर ये 0 वोल्ट होता है तो ये भी 0 वोल्ट हो जाता है। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अब अगर ये 5 वोल्ट और ये 0 वोल्ट, तो ये करंट हमको पता चल जाएगा। देखिए अब कोई चीज़ इसमें याद नहीं करना है कि क्या फीडबैक है, कैसे फार्मूला लगाया जाता है, सिंपली यहाँ पे नेटवर्क यूज़ करना है। करना क्या है, अगर ये 0 वोल्ट है तो यहाँ से हम लोग को ये करंट पता चल जाएगा। सपोज करो ये करंट I है, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे हमारा 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10। तो 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10 के है, 10 किलो ओम है, राइट। अब ये हमारा करंट हो गया। यही करंट इधर भी जा रही है, क्योंकि इधर तो करंट जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, मीन्स आइडियल का होता है, काफ़ी हाई यहाँ पे क्या होता है इम्पिडेंस होता है इसका। तो इधर तो करंट कोई जाएगी नहीं, जो भी करंट होगी वो इधर जाएगी। तो अब ये करंट जो आई है वो इधर जा रही है, और यहाँ से प्लस और माइनस इसका हम लोग वोल्टेज ड्रॉप इस पोलैरिटी पे पता कर लेंगे। तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, जो करंट है इंटू दिस, तो करंट इतना है इंटू ये जो हमारा रेजिस्टेंस है किलो ओम, तो ये किलो ओम से किलो ओम कट जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 25 5 125 डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स 12.5,
ठीक है, 12.5 ये हमारा क्या आ गया, वोल्टेज ड्रॉप आ गया, इतना वोल्ट। तो ये हमको पता है 0 वोल्ट पे है, ठीक है। तो अगर ये 0 वोल्ट पे है तो इसमें अगर हम लोग इतना घटा दें तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो 0 माइनस 12.5 इज इक्वल्स टू ये वी आउटपुट। तो मतलब जो वी आउटपुट हमारा वो कितना आ जाएगा, माइनस 12.5 वोल्ट। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आउटपुट हमारा आ जाएगा माइनस 12.5 वोल्ट। तो बस नेटवर्क थ्योरी आप लगाते चले जाओ, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, कोई भी फार्मूला इसमें याद करने की जरूरत है नहीं। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द करंट आई सप्लाइड बाई द सोर्स इन द सर्किट शोन बिलो इज। तो हमको इसमें सिंपली ये करंट पता करना है। तो करना ही क्या है इसमें, यहाँ तक का हम लोग को क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता कर लेना है। और काफ़ी ईजी है, यहाँ पे 15 15 15 पैरेलल में है, तो पहले पैरेलल वाला सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 15 15 15 है। तो यहाँ पे सिंपली हम 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जितनी बार होता है उतने से डिवाइड कर देते हैं। अगर 2 बार होता है तो 2 से, 3 बार है तो 3, 4 बार है तो 4 से। तो 15 है डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स 5 ओम हो जाएगा ये। तो ये रिड्यूस होकर के हमारा कितना आ जाएगा, 5। और ये हमारा पहले से ही 5 है, सीरीज हो गया तो 5 और 5 मिलकर के 10, राइट। तो ये तो 10 हो गया। अब ये 20 और 5 पैरेलल में है तो कितने हो जाएंगे, 20 पंजे 100, राइट, डिवाइडेड बाई 25, राइट। 25 चौका कितना हो जाएगा, 100। तो 4 ओम ये हो गया हमारा, यहाँ पे ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 24 और 8 है तो 24 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 32, 8 चौके 32, 4 छक्का 24, दैट मीन्स ये हमारा ओवरऑल रिड्यूस होकर के ये 6 हो गया, ठीक है। तो अब सब सीरीज में हो गए, 12, 4, 5, 5 और 6, ये सब मिल करके कितना हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे है 12, 4, 16, 16 और 5 21, 21 और 5 26, 26 और 6 32, राइट, 32 हो जाएगा। और करंट जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 32, राइट। और इसको भी हम लोग देख सकते हैं कि 8 चौके 32 और 8 दहा में 80, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपली 2.5 एम्पियर। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर का, डिटरमाइन द नोड वोल्टेजेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू नोड ए एंड बी फॉर द सर्किट शोन बिलो। यहाँ पर सिंपली नेटवर्क का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, और हमको इस नोड ए और नोड बी का वोल्टेज बताना है। देखिए यदि हम लोग इस नेटवर्क को सॉल्व करें और इसको यदि रेफरेंस ले लें तो ये ग्राउंड दिया हुआ है 0 वोल्ट, और अगर ये 0 वोल्ट है तो इसके और इसके बीच कोई भी एलिमेंट लगा नहीं है, ठीक है, केवल एक सिंपली वायर है। तो वी ए जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से कोई करेक्ट होने वाला है। अब वी ए यदि हमारा 0 है और इस पर यदि हम लोग नोडल अप्लाई कर दें तो वी ए माइनस, यहाँ पे वी ए माइनस 6 अगर हम लोग ऐसे अप्लाई करें KCL, तो वी ए माइनस 6/10 प्लस ये करंट जो आई है वो दूर जा रहा है इसलिए प्लस हो जाएगा आई ए, और ये भी करंट दूर जा रहा है तो प्लस लगा करके 5 आई ए इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 5 आई ए और आई ए मिल करके ये कितना हो जाएगा, 6 आई ए, और ये अगर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और वी ए हमारा कितना है, 0 है। तो टोटल यहाँ पे 6/10, यहाँ से आई ए की वैल्यू हमको पता चल जाएगी, 6 से 6 अगर कट गया तो आई ए इज इक्वल्स टू 1/10 हो जाएगा। अब अगर हमको आई ए पता चल गया है और हमको वी बी पता करना है, वी ए हमको पता है 0, तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या कर दें, वी ए माइनस वी बी बाई 20, यहाँ से अगर हम लोग करंट को पता कर लें कि वी ए यहाँ से वी ए माइनस वी बी, दैट मीन्स वी ए 0 है माइनस वी बी डिवाइडेड बाई 20, तो करंट ये पता चल जाएगा बराबर 20। करंट कितना है, 5 आई ए, तो 5 इंटू आई ए कितना है, 1/10, दैट मीन्स 5 2 10, यहाँ पे 20 अगर इधर जाता है तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा वी बी देख सकते हैं हम लोग कि माइनस वी बी 10 वोल्ट आ गया, इसका मतलब वी बी कितना हो जाएगा, माइनस 10 वोल्ट। सो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला भी जो क्वेश्चन है हमारा नेटवर्क का है, 60 नंबर का, और ये 2 पोर्ट से क्वेश्चन है। फाइंड द वाई पैरामीटर्स ऑफ द 2 पोर्ट नेटवर्क शोन बिलो। तो देखिए जब भी हमको 2 पोर्ट नेटवर्क से क्वेश्चन आता है उसमें अगर हमको जेड पैरामीटर और वाई पैरामीटर की बात करें तो मैं इसका आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ और पहले सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ कि क्या करना है। तो देखिए जब भी आपको टी नेटवर्क ऐसा दिखे तो आपको जेड पे जाना है, जेड पैरामीटर पे, और जब भी आपको ऐसा पाई मॉडल दिखे तो आपको वाई पैरामीटर निकालना है, मतलब नोडल एनालिसिस करना है, और यहाँ पे आपको केवीएल अप्लाई करना है। तो केवीएल अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, एक बार इसमें ऐसे घूम जाते हैं, और ये करंट इसमें जो आ रही है वो क्या होगी, इसमें ये जो इधर से I1 और I2 आ रही है वो हो जाएगा, तो I1 प्लस एक सेकेंड I1 प्लस I2 हो जाएगा इसमें जो करंट आ रही है। तो ये V1 है हमारा, V1 माइनस यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, 24 I1, ठीक है, I1, और यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, माइनस 8 I1 प्लस I2, ठीक है। तो वो बाहर निकल के I1 माइनस 8 I2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, राइट। और ऐसे ही अगर हम V2 की बात करें इधर से अगर हम लोग लें तो ये कितना हो जाएगा, देखिए V2 माइनस ये 8 I2, और इधर से अगर ऐसे करते हैं तो अगेन इसमें I1 प्लस I2 करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 I1 माइनस 8 I2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोग सिंपली देख सकते हैं कि ये हमारा V2 आ गया। अब V1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल्स टू, ये V1 इज इक्वल्स टू सिंपली लिख सकते हैं हम लोग, I1 को पहले रख लेते हैं तो ये 24 हो जाएगा, 24 I1 24 और 8 दोनों, ये दोनों मिल करके कितना हो जाएगा यहाँ पे 32 हो जाएगा, 32 I1,
और -8i2। ऐसे ही सिंपली V2 को भी लिख लेते हैं, I1 को पहले लिख लेते हैं, तो -8i1 है यहाँ पे, और ये हो गया आपका ये माइनस, अगर ये हमारा उधर जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि ये प्लस हो जाएगा, राइट, और ये सभी उधर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 8 और 8 मिलकर के ये कितना हो जाएगा 16i2। तो ये हमारा सिंपली Z पैरामीटर आ गया, ठीक है। ऐसे निकालते हैं Z पैरामीटर को, बट शॉर्टकट मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि यहाँ से आप देख सकते हो कि ये कितना है आपका 24 और ये 8, ठीक है, 24 और 8। तो एक बार इसको बस मिटा लेते हैं। शॉर्टकट में हमको क्या करना है, इसी का बस इसी से बना है वो शॉर्टकट कि अगर हमको Z पैरामीटर लिखना है तो जो इसका Z11 होता है, Z11 वो क्या होता है, इसका और इसका सम होता है, तो 24 8 32 हो गया। ऐसे ही Z12 की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या होता है, ये जो यहाँ पे है टी नेटवर्क में कॉमन है 8 हो गया। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें Z21 की तो ये भी 8 हो जाएगा जो यहाँ पर है, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग बात करें Z22 की तो इसका सम हो जाएगा 8 8 16, राइट। तो इसका सम Z11 और Z22, 8 जो है यहाँ पे वो आपका क्या हो जाएगा Z12 और Z21। तो ये तो रहा आपका Z पैरामीटर। अब इसी से आप क्या कर सकते हो, सिंपली Y पैरामीटर निकाल सकते हो इसका इन्वर्स करके। इन्वर्स करना काफ़ी ईजी है, मैं आपको बता देता हूँ कि इन्वर्स कैसे करते हैं। देखिए अभी आपको Z पैरामीटर लिखना था तो आपने क्या किया, 24 8 32 कर लिया यहाँ पे ऐसे, और 8 लिख लिया यहाँ पर भी, और इसको 8 8 16 कर दिया। तो ये तो Z पैरामीटर तुरंत निकल गया मात्र 2 सेकंड में। अब यहाँ पे आपने इन्वर्स कर दिया Y पैरामीटर निकालने के लिए, ठीक है। तो Y पैरामीटर निकालने के लिए आप इस Z पैरामीटर का इन्वर्स कर दोगे तो Y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं। तो ये आपका सिंपली घटाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे लिख देना है, राइट। तो 32 × 16, ठीक, और यहाँ पे 8 × 8 कितना हो जाएगा -64, ओके। अब इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, इसको चेंज कर देना है, 32 की जगह पे 16 और 16 की जगह पे 32 कर देना है, तो 16 32 हो गया। और यहाँ पे 8 और 8 जो है इसको ऐसे ही रहने देना है, बस इसका साइन चेंज कर देना है, और साइन चेंज कर दिया तो ये आपका आ गया इन्वर्स। अब इसको भी चाहो तो आप सॉल्व कर लो, मीन्स 16/this, 8/this, -8/this और 32/this। जैसे मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे 16 है तो 16 अपॉन, यहाँ पे देखिए आप क्या करो, 16 को कॉमन ले लो तो बचेगा क्या आपके सामने, यहाँ पे 32 माइनस 16 चौके कितना होता है 64, ठीक है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे अगर हमने 16 को कॉमन लिया तो 32 बचेगा, और यहाँ पे 4, और 32 में से 4 गया कितना होता है आपका 28, ठीक है। तो 1/28 हो जाएगा। ये आपका रहा Y11। सो 1/28 किस में है, इसमें है देखिए आपका, और इसमें भी है। तो इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन सही होगा। ऐसे ही आपको इसको भी चेक कर लेना है, इसको भी चेक कर लेना है, राइट। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके आगे आप लोग की जिम्मेदारी है, आप लोग इसको सॉल्व करके ऐसे देख सकते हैं, राइट। तो मैंने बताया आपको Z पैरामीटर को कैसे शॉर्टकट में आप कर सकते हो, फिर आप Y पैरामीटर निकाल लेना, ठीक है। फिर इससे आगे के जो क्वेश्चन है देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। जो भी आपको उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ठीक है। बाकी ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।